हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? हे सुहासनी, हाय स्वलिहा, हाय सिदेश, ओला, तरुणी, हाय निसर्ग, हाय तानिका, हेलो श्रुति, हेलो अनुभूति, हेलो कल्याणी। सही है, आई एम गुड। गुड इवनिंग सतीश, आप लोग कैसे हो? हाय सुंबल। तो हाय वंशिका, इतना लंबा चौड़ा क्या लिखा है वंशिका ने? सर आप 12th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस देखने वाले थे, प्लीज गाइड अस हमारा सिलेबस और एनसीईआरटी। यार अभी तक तो मैंने नहीं देखा है मैंने, बट हाँ आई सी इट। ओके, हाय पीयूष सर। सो यस एवरीवन, एक और चीज मैं आपको बता दूं। आई एम गुड स्नेहा, हाउ आर यू? बढ़िया बा। स्लाइड छोटू सा हो गया है। अच्छा, आई रिफ्रेश इट। ओके, कोमो एटास सर, ये कौन सा लैंग्वेज बोल रही है आज तरुणी? ये क्या है? खैर, so one more thing everyone, so there are two class teachers today in the class, Suman Saurabh and Piyush Prateek sir, है ना? So whatever doubt that you will get in the class, they will be clearing it out related to the electrostatics. Okay, hi sir, hello Feliz, good evening, hello Tejas, hi Falak। चलिए बहुत बढ़िया। हाय खुशी, हैशटैग हैप्पीनेस। हेलो नित्या, हाय अनुराग। हाउ इज लाइफ पाई लागू? या लाइफ इज गुड, सही है लाइफ। हाउ आर यू सर? हैप्पी? देखो हैप्पी हो कि नहीं पूछ रहे लोग मुझसे। आई नो कल मेरा थोड़ा पारा चढ़ गया था बिकॉज कुछ लोगों ने ग्रेविटेशन रिवाइज नहीं किया था, बट नाउ टुडे आई एम फाइन। ओके, चलिए नमस्कार नमस्कार मेघा। ओके सर, योर नंबर देखो, प्रॉब्लम है थोड़ा व्हाट्सएप में। इफ सो मेनी मैसेजेस कम, आई डोंट रीड द मैसेजेस। सो those students who are my old students, they are already struggling, है ना? वो मैसेजेस भेजते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। सो वी आर फाइंडिंग आउट अ वे फॉर दैट, राइट? कि इंस्टेड ऑफ नंबर वी आर फाइंडिंग आउट अ वे वेयर आई विल बी एबल टू रिप्लाई। कुछ प्लेटफॉर्म टाइप का होगा जहां आप डाउट पूछो एंड आई हैव टू रिप्लाई देयर। तो ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है? डोंट वरी एवरीवन, आई टेल यू। सरवत पूछिए, वो 1 साल से चल रहा है। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। अब मैं चैट बंद कर रहा हूँ, है ना? तो तुम लोग पोल खोल रहे हो मेरी, मैं चैट बंद कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ठीक है? सो देखो, दिस क्वेश्चन वी वर ट्राइंग यस्टरडे, है ना? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आई होप यू डिड इट ऑल्सो। हाँ, इसमें एक वो भी था, इसमें एक गड़बड़ भी थी क्वेश्चन में। ये r/4 फ्रॉम सरफेस नहीं था वैसे, दिस वाज r/4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कितने लोगों ने ट्राई किया था इसको? एंड देखो, r/4 फ्रॉम द सेंटर है वो, ठीक है? सो सरफेस से नहीं है। इफ यू टेक फ्रॉम सरफेस यू विल गेट बी। सरफेस से अगर आप करेंगे तो आंसर आना चाहिए 3e/4, है ना? ठीक है, ओके ओके, चलो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू नाउ। ओके, slide is really small. Okay, I'll refresh in that case. Fine, okay. Chaliye everyone, so let's just revise the topic that we have learned yesterday. And basically we have seen the two types of spheres, and this one question is based on one of the sphere, right? So two types of spheres that we have seen. In one of the sphere we said charges are only at the surface, and if you remember I defined sigma for this case, and I told if you want electric field at any inside point, है ना, तो वहां पे electric field at any inside point was equal to 0. If you take outside point at a distance r from the center, if the point is falling outside the sphere, तब जो फॉर्मूला होता था E outside, it was kq divided by r square if total charge on the surface is q, so kq by r square. Second sphere that we have seen is the solid non-conducting one, and which is having charge distributed throughout. In this particular case, if you see electric field at any inside point, then it is not 0. So inside point means at a distance r, where r is less than capital R, we can say capital R is the radius. In this case, electric field at any inside point is kq small r divided by r cube. Electric field at any outside point is how much? Outside point, if you take at a distance of r, it will be kq divided by small r square, where r is the distance again. Similarly, if you want on the surface, so for surface r will be equal to capital R. In any of the formula you can put r equal to capital R,
and you can get E on the surface is equal to KQ by capital R square. So even if you put R equal to capital R here, it will be KQ capital R upon R cube. So that will be KQ by R square. Similarly, you can put R equal to capital R in this case, you will get it for surface. So are we clear on this particular topic, everyone? I have revised again, है ना? Hollow के case में अंदर electric field 0 and outside electric field is KQ by small r square. Please remember, small r when I am saying it is distance from the center, but capital R, if it is written, it is the radius. Now it is very simple, by the way. Now if we come to this formula, I mean this case, he says electric field on the surface of a solid uniformly charged sphere of radius r. So this is the solid sphere case, right? Solid uniformly charged sphere. Nowhere conductor is mentioned, so it is solid non-conducting. If it is solid non-conducting, he is saying from the center, at a distance of r by 4, what is the electric field? So we have the formula for that. Electric field at any inside point. देखो r equal to r by 4 मतलब inside होगा ना. Small r is r by 4, which is less than capital R, 1/4 of r. तो inside point है. And for inside point, the formula is kq small r divided by capital R cube. So ये कितना आ जाएगा देखो, E inside is kq capital R divided by capital R cube. तो आंसर will be kq divided by r square. ठीक है? He said electric field on the surface is E. सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? kq by capital R square, है ना? ये तो पता है. He is saying surface वाला इलेक्ट्रिक फील्ड is E. तो how much is this E inside then? कंपेयर करो, है ना? तो अच्छा ये तो r by 4 था, सॉरी माय बैड, है ना? ये r by 4 था एवरीवन. सो r equal to r by 4 रखना होगा, है ना? kq small r divided by capital R cube and r is r by 4. So I have kept capital R by 4 in that case. तो 1/4 हो गया. And if you compare, this is what? kq by r square, which is E at surface. So can I say E at any inside point is 1/4 of electric field at the surface? बिल्कुल सही है. 1/4 of electric field at surface. Tell me everyone if you got it. A is the correct answer. सेंटर से डिस्टेंस पता होना चाहिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो. ठीक है? Similarly, guys, can you tell me what will be the electric field at a distance r is equal to 0.75 r from center? सेंटर से 0.75 r में कितना होगा? कैन आई से सरफेस वाले के 0.75 टाइम्स, है ना? या फिर द करेक्ट आंसर इन द फॉर्मूला विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k q स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब. तो यू विल बी राइटिंग k कैपिटल Q स्मॉल r कितना ले लेंगे बताओ? सेंटर से डिस्टेंस दिया ना, सो सेंटर से इट इज 3/4 ऑफ r, है ना? तो यू विल बी राइटिंग 3/4 r डिवाइडेड बाय r क्यूब. तो ये r और r कैंसिल. योर आंसर विल बी kq by r स्क्वायर 3/4. ठीक है, बहुत बढ़िया. सर अगर हम लोग सरफेस से लेते तो सी आंसर होना चाहिए था, बी नहीं. करेक्ट. अगर सरफेस से लेते, आप कह रही है ना, सरफेस से लेते अगर डिस्टेंस e/4, अगर आप कह रहे हो सरफेस से लेते हम लोग डिस्टेंस r/4, राइट स्नेहा? तो फिर बताओ यहां से, अच्छा इधर कह रहे हो ना, आउटसाइड यू आर सेइंग. हाँ, आउटसाइड लेते तो सी आंसर होता. करेक्ट. सरफेस से बाहर की तरफ लेते तो वो आंसर होता. ठीक है? सेंटर से r/4 लेंगे, यहाँ पे सेंटर लिख लो, तो e/4 इज द करेक्ट आंसर. ओके एवरीवन, गॉट इट? शी इज सेइंग सरफेस से आउटसाइड ले लेते तो क्या होता? यू टुक इट आउटसाइड. अच्छा, नाउ इफ यू हैव द फॉर्मूला, व्हाटएवर दे आस्क यू विल बी एबल टू डू इट ना, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना? सर हाउ 3/4? विच केस 3/4 यू आर आस्किंग? हाउ गोकुल? I'll unmute you. Okay, tell me which case you are asking. Acha, microphone is not working. So in this case I have said in the second case everyone, and Gokul, the distance is 3/4. So what is the electric field? 3/4 kq by r square. Simple, right? I'm just putting the value of a small r, that's it, nothing else. ठीक है? So just remember the formula. The distance from the center will be given to all of you. अब कर लो, बताओ. ठीक है?
चलिए एवरीवन, सो अब आगे बढ़ते हैं. To conclude the topic of electric field for different shapes, which actually took more than 2 classes, it seems, है ना? Just to conclude that topic of electric field for different shapes, electric field on the axis was kq upon r plus l. Similarly, we have seen electric field on the finite wire. इसमें दो फॉर्मूले आते हैं. Then we have seen for the infinite wire. Then we have seen for the semi-infinite wire. I'm just telling the cases, okay? Then we have seen for the arc, complete circle, semicircle at the center, circle and on its axis kqx upon r square plus x square power 3 by 2, and then disk on its axis, so sigma by 2 epsilon naught 1 minus x upon under root r square plus x square. After disk we have seen infinite sheet as well, jiska tha sigma by 2 epsilon naught. So how many cases are there? 1 2 3 4 5. चलो ये तो इसी में आ गया, मान लो 6 7 8 9. So 9 to 10 formulae are ready गर्मा गर्म for all of you, है ना? Please remember all the equations, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएगा. You cannot derive them, है ना? derive नहीं कर सकते आप एग्जाम में, आपको याद ही रखना है. ठीक है, हैप्पी एंडिंग है. आर यू हैप्पी अबाउट इट? सारे शेप्स का मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिया. आर यू हैप्पी अबाउट इट? है ना? चलिए बहुत बढ़िया. अब आगे बढ़ते हैं. सो सर इस क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन कर आंसर वी मार्क किया और बाद में इलॉजिकल दिमाग लगाया आर को ई से रिप्लेस करके 4 करने के लिए. अच्छा, नहीं नहीं, ऐसे करना था, डिस्टेंस की वैल्यू रखनी होती. ठीक है. नाउ एवरीवन, थोड़ा सा थ्योरी है, ओके? सो डोंट वरी, अभी बड़े बड़े इक्वेशंस नहीं आएंगे थोड़ी देर तक. एंड नाउ एक्चुअली नो सच इक्वेशंस आर लेफ्ट. वो इक्वेशन वाला पार्ट चला गया, है ना? So you can say in electrostatics the most difficult part is already completed now. अब जो टॉपिक्स होंगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से होंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम क्वाइट इजीली. और सबसे अच्छी बात, दे आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं थोड़ा गॉस लॉ की तरफ, है ना? वी आर मूविंग टुवर्ड्स गॉस लॉ. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी. So there are some electric field lines properties and these are actually imaginary lines, है ना? ये क्या है? Imaginary lines drawn in a region of space to represent the net electric field in that region. Imaginary lines हैं. आपको कभी electric field line दिखती है क्या? नहीं दिखती. You don't see them, right? But yeah, they are the imaginary lines which represent the net electric field in that region. For example, in the beginning of the electrostatics, I was telling you this topic कि मान लो you have a positive charge, then electric field lines are always away from this positive charge, है ना? I don't know how many of you remember, but I have told you this. From positive charge, electric field lines emerge out of the positive charge. If you have a negative charge, by the way, then the electric field lines are coming towards it. And let me tell you, the diagram that I'm drawing right now, I have considered positive charge to be isolated and negative charge also to be isolated. मतलब मैंने ये नहीं माना है कि दोनों पास पास में रखे हुए हैं, ठीक है? They are not kept together. आप कह लो कि ये दोनों अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं. When positive and negative they are kept together, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ और बनता है. That we'll see later. Isolated मतलब अकेला पॉजिटिव चार्ज, isolated negative मतलब अकेला नेगेटिव चार्ज इज देयर, ओके? तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो मैं बताऊंगा. These electric field lines are drawn only keeping two things in our mind. वो two things क्या क्या है? पहला है a tangent drawn at any point P on field line should indicate the direction of the electric field at that point. For example, बच्चों देखो, if there is an electric field line like this, okay, like a curve you can say, then if I draw tangent at any point on the electric field line, देखो यहाँ पे tangent draw कर दिया, this tangent is going to represent the electric field net at that point of time. अब ये बहुत सिंपल सी बात है. If you remember, I have taught you instantaneous speed in your class 11th. उसमें क्या होता था, xt ग्राफ आप ले लो and if you have a speed, मतलब xt का ग्राफ मान लो ऐसा है. If you want speed at any point of time, you need slope, है ना? वही तो होता था, tangent मतलब slope है. तो यहाँ पे भी वही चीज है. Electric field line is given, draw tangent at any point of time or at any point P, it will be giving you the direction of net electric field in that region. ठीक.
Similarly, second point that we have taken care is the relative spacing of the field line should indicate the relative strength of the electric field. अब इसका क्या मतलब है भाई, देखो, near the charge, can you see everyone that lines are quite closely spaced, है ना, distance बहुत कम है, they are very dense, the line density is high, or you can say the lines are closely placed. So if the lines are closely placed, electric field is more. ये ऐसा समझ के इसको बनाया गया है. But if lines are diverging, यहाँ पे देखो distance बढ़ गया है. So if the lines are diverging, you will say electric field is less in that region. And we know that logically also. If you have a point charge Q, the electric field at any distance R is KQ upon R square. So as you increase the distance from the charge, as you are moving away from the charge, your electric field is decreasing. Simple है ना, दूर जाएंगे field decrease होगा, ये तो common sense है. So if electric field is decreasing, the relative spacing of the line will be more. So denser is the electric field line pattern, more will be the electric field. And if you draw a tangent at any point, it will give you direction of net electric field. Clear हुआ क्या, बोलिए एक बार, सब लोग बताइए मुझे एक बार, क्लियर हो रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है. अगर क्लियर है, then try this question. If you have any doubt, please ask Suman, Saurabh, and Piyush Prateek sir, है ना? In the Q&A panel, you can definitely get your answer like doubt cleared. Correct order representing decreasing strength of electric field at the indicated point is. What is the reason of asking me to repeat, Sarthak? Are you missing the internet connection, Sarthak? क्या हुआ है? बताइए मुझे सार्थक, what is the problem? रिपीट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो, those who miss the internet connection, you should please write in the request. अगर आप बोलते हैं ना रिपीट कर दो, मुझे बताओ तो सही कि क्यों रिपीट करना है ना? देखो सिंपल था, वैसे लैग था. ओके, देखो, if you have electric field line, Sarthak, draw a tangent on any point of electric field line and you will get net electric field का direction. So tangent drawn at any point gives you net electric field का direction. Second property is relative spacing of line. That means if the electric field lines are quite close to each other, then electric field is more. If the electric field lines are away from each other, electric field is less. So keeping these 2 points in mind, electric fields lines have been drawn. Try this question now, everyone. This is point A, point D, point C, and point B. You need to tell the correct order of electric field in the decreasing order. Okay, I hope you are done. इतना time नहीं लगेगा इसमें. Going to start the quiz. 5, 4, 3, 2, and 1. Go. Come on, everyone. Easy peasy question. I hope everyone will be able to get it. Okay, so 3, 2, and 1. The time is up. आइए देखें किसने किसने सही आंसर दिया है. So Umar, Tarini, Jona, Falak, Saraswati, Khushbu, Siddharth, and Ritik have given the correct answer. Good job, everyone. 67%. अरे इसमें ऐसा क्या था नमूनो? सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो. At which point lines are closest to each other? A. A पे जो लाइन का सेपरेशन है बहुत कम है ना? The lines are quite close to each other. And while going towards D, C, and B, the lines are diverging. है ना? So the line spacing at D it's slightly more, है ना, as compared to this line spacing. At C the line spacing is even further more, and at B the line spacing is maximum. So if the spacing between lines is greater, the magnetic field will be smaller there. And if the spacing of the line is smaller, electric field will be greater at that point. तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आ रहा है हमारा? ए पे, है ना? ए is having the
maximum electric field. Then it is D, then it is C, and lastly it is B. तो आंसर कौन सा सही होगा? A is greater than D is greater than C is greater than B, है ना यार? A, D, C, B. चलो बताओ क्लियर हुआ क्या सभी को? टेल मी एवरीवन. जस्ट लाइन स्पेसिंग तो देखना है आपको, है ना? डेंसर आर द लाइंस, मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल. चलिए आगे बढ़ते हैं. So this question is done now, है ना? C is the correct option, quite obviously. Common fields representing by field line. So these are the common fields, है ना? Like I was telling you, if you have an isolated positive charge, अकेला positive charge, then this is the electric field line pattern. Okay. Second, if you have a negative charge, isolated negative charge, this is the electric field pattern. Point to be noted is, in the negative charge, the electric field lines are towards the charge. But in the positive charge, electric field lines are away from the charge. Simple सा point है ना? No problem in that. अच्छा, अब देखो. This is representing a uniform electric field. What is the reason for that now? If you see the spacing between two lines, it is constant, can I say? देखो, two parallel lines, right? Parallel lines, their distance is not at all changing, right? If the distance is not changing, the electric field will be constant, because just now we have studied this scenario. If the spacing is less, then electric field is more. As the spacing increases, spacing between the lines increases, electric field decreases. Here the spacing is remaining constant only, so electric field is also remaining constant. So from now onwards, whenever it is given you have electric field constant in a region, you will have particular spacing between them, constant spacing between them. Tell me if you got this logic, everyone. If the spacing changes, the electric field actually changes, है ना? If the spacing is less, electric field is more. But here the spacing is constant, two parallel lines. So that is why constant electric field. Another case is when you have a positive charge kept near a negative charge. This kind of diagram you must have also seen in class 10th, magnets, है ना? Class 10th में आपको magnets पढ़ाया था, और मैग्नेट में दे मस्ट हैव टॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है. अब मैं आपको समझाता हूँ हाउ टू लाइक एक्सप्लेन दिस, है ना? ध्यान से सुनना. व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू हैव अ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, then we say it is just having some lines going away from away from the charge, है ना? This is the property of electric field line, away जाता है. But if you have negative also in between, so these lines will go towards the negative, because negative में the line come towards the negative charge. तो देखो, if you carefully see these lines are originating from positive and they are going towards negative. दिख रहा है? These lines are also positive, originating from positive going towards negative. ये तो property है. Lines always originate from positive and terminate on negative. यही सीखा था अभी तक. तो that is what happening here, right? Positive से originate हुआ है, negative में terminate हो रहा है. But also some of the lines just originate from positive and they go towards infinite like this. ये देखो ऐसे वाले. So some lines are like that also. ये देखो, ठीक है? But they all are originating from plus. ये property है. And if you see these lines, they are always terminating towards minus. मतलब concept यहाँ पे ये है कि you will not find even a single line which is originated from negative. All the lines are actually terminating only at negative. दिख रहा है? कोई भी लाइन होगा ना, ये हमेशा नेगेटिव की तरफ आ रहा है. It is not going away from negative. All lines are coming towards the negative. पॉजिटिव में it is just opposite. All lines are going away from positive. दिख रहा है सभी को? है ना? तो ये इसका एक और प्रॉपर्टी हो गया. क्लियर है क्या प्रॉपर्टी एवरीवन? देखो, पॉजिटिव से they are originating. And because some negative charge is there, field lines are going from positive to negative as well. And some of the lines are like this. और ये experimental setup से ऐसे पता कर सकते हैं आप. ये जो magnet वाला setup है ना, वैसा ही कुछ. ठीक है? Tell me if you got it. Right? Very nice. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. So, okay. अब देखो. This was the case of two charged particles of equal magnitude and opposite polarity, right? One was plus, one was minus.
तो one was plus, one was minus, they are attracting each other, so one electric field line goes from one to other. But if both the charged particles are having same polarity, यानी कि plus and plus, then they repel each other, right? तो देखो, all the lines are just originating, they are not even terminating on each other. यहाँ ऐसा नहीं है ना कि प्लस हो और माइनस हो. So the lines which started from one positive, they are never going to touch the lines of this positive, है ना? ऐसा सीन हो गया. So this is the electric field lines for the two isolated or two positive charges kept together. Okay? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. There are some more properties that we'll talk about. अभी तक कौन कौन सा प्रॉपर्टी हमने देख लिया? पहला प्रॉपर्टी हमने देखा, just to revise it, okay? First property we have seen, tangent if you draw, you will get net electric field. बहुत बढ़िया. Second property, relative spacing represents the electric field line strength. If spacing is less, electric field is more. Third property we have seen, property nahi, but yeah, example, if it is an isolated positive charge, this is how it will be. If it is an isolated negative charge, this is how the electric field lines will be. If your electric field line is constant, parallel to each other will be the pattern of it, right? Because the spacing has to remain constant. Then we have seen if you have one positive, one negative, equal magnitude, this is how the electric field line will be. Lastly, we have seen two positive charges of equal magnitude. This is the electric field line. Okay, चलिए, let's talk about some more properties अब, है ना? देखते हैं. Next property is, an electric field line originate from positive charge or infinity. देखो ये असल में क्या है, so they are just summarizing everything. तो ये मैं आपको पहले बोल चुका था, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, बताया था ना अभी, और इंफिनिटी. इसका क्या मतलब है? बिकॉज इफ आई से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव, तो दिस केस यू विल अंडरस्टैंड क्वाइट इजीली. यू विल से हाँ सर पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है, बट देन यू विल आस्क सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट हुआ होगा? सो हियर विद थ्योरेटिकली से इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंफिनिटी. सो या तो इंफिनिटी से ओरिजिनेट होके नेगेटिव की तरफ जा रहा है, या तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके इंफिनिटी की तरफ जा रहा है. सो दिस वन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, and this one is originated from infinity going towards minus, okay, going towards negative charge. So that is why the statement is an electric field line originates from positive or infinity. तो देखो, originate from positive, originate from infinity, and terminates at negative or infinity. तो देखो ये है terminate at infinity, sorry, terminate at negative, है ना? terminate मतलब पहुंच रहा है नेगेटिव तक, and this is terminating at infinity. तो या तो वो नेगेटिव में टर्मिनेट होगा या तो पॉजिटिव में टर्मिनेट होगा. ओरिजिनेट कहां कहां से होगा? या तो वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा या तो इंफिनिटी से ओरिजिनेट होगा, राइट? जस्ट टू रिपीट, ओरिजिनेट का केस क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द केसेस ऑफ ओरिजिनेट? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ईदर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी. नेगेटिव से नेवर इट कैन ओरिजिनेट. And if you take the case of terminate, either it will be at negative or at infinity. Positive पे it will not terminate at all. ठीक है सर, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हुआ तो पार्टिकल के चार्ज का तो डिफरेंस आएगा. हाँ, अभी ये कराऊंगा केस. ठीक है स्नेहा, आपका डाउट बहुत अच्छा है. जब अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा उसका केस मैं आपको कराऊंगा. डोंट वरी, वेट फॉर इट. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. पहला प्रॉपर्टी क्या था? ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना, और इंफिनिटी, टर्मिनेट एट नेगेटिव और इंफिनिटी. Now like that I am teaching you, just you have to remember each and everything. सारा प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए. I am telling you everyone, from this topic they ask theoretical question. इसमें न्यूमेरिकल बनता नहीं है, so they ask theoretical question from this. So the very important topic, 4-5 properties are there, everything you have to remember. ठीक है, पहला तो क्लियर है ना सभी को? पॉजिटिव से टर्मिनेट होगा या तो इंफिनिटी से, और सॉरी ओरिजिनेट होगा, एंड नेगेटिव पे टर्मिनेट और इंफिनिटी पे टर्मिनेट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स. ओके, magnetic field lines if you take, they form closed loops. So you must have seen in class 10th, right? North and south pole, the magnetic field lines, they form the closed loop, है ना? ऐसे होता है magnetic field line.
But if you talk about the electric field lines, they are not forming the closed loop at all. Now some students say, sir ये तो है closed loop, देखो ये closed loop नहीं है, they are in one direction only, this is one direction field, this is one direction field, this is one direction field, ये कोई closed loop नहीं है. For closed loop you need a loop in which ऐसे होना चाहिए, है ना. So electric field lines, they never form the closed loop. Okay, Devananda, kindly be specific about your doubt. Okay, क्या चीज नहीं समझ में आया, please be specific about it. So ये हो गया second property, electric field lines can never form closed loops. Third property पे आ जाते हैं, electric field line can never form closed loop, ये second property था. Third one, electric field lines can never intersect each other. इसका क्या रीजन है देखना ध्यान से, ठीक है. So we said if you have an electric field line and if you drop a tangent at one point, tangent gives you net electric field direction, correct? Now in space the net electric field can only be in one direction, right? If at a point there is some electric field, uska direction ek hi to hoga. If you take the component of it, then components can be two, but net can be in single direction. Ex ey alag alag direction mein ho sakta hai, right? This is ex, this is ey, you can take component in any direction, but net electric field will be in one direction only. But if two electric field lines are, let's say, intersecting like this, if I drop a tangent on this one now, है ना, इस पे अगर मैं tangent डालूं, तो according to this is the electric field net. According to blue one, this is the electric field net. Is it even possible that one point is having two net electric field directions? No, it is not possible. That is why they can never intersect each other. Simple logic is one point can have only one direction of electric field. Two directions of electric field is not possible. But when two electric field lines intersect, that means at one point there are two different directions of electric field. Not possible at all. Tell me if you got it. रिवाइज भी करते जाओ. पहला प्रॉपर्टी क्या है? ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इंफिनिटी, टर्मिनेट एट नेगेटिव और इंफिनिटी. सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर फॉर्म द क्लोज लूप्स. थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट. तीन प्रॉपर्टी होगी, है ना. चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ. फोर्थ प्रॉपर्टी है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन दे कैन नॉट पेनिट्रेट मेटालिक सरफेसेस. अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छा एग्जांपल है. When you take a metallic surface, that means it is a conductor, right everyone? What is the electric field inside a conductor? क्या सीखा था हमने? Electric field inside the conductor क्या सीखा था, बताइए सब लोग. If you have a conductor, what is the electric field inside? Zero, है ना. तो वही property है यहाँ पे, उसी से related है. So he is saying electrostatic condition में they cannot penetrate metallic surfaces. अब देखो यहाँ पे electric field came up to the surface of the conductor, but inside there is no electric field. Inside electric field is zero. And if electric field is zero, there will be no electric field line, because electric field line, they represent electric field ना. अगर field ही नहीं है तो किसको represent करना है ना. There is no field, so there is no line as well. So conductor or metallic surfaces if you have, then electric field lines never go inside it. ठीक है, कभी भी नहीं जाएंगे उसके अंदर वो. तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर देयर. ओके, लास्ट वाला देखो. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन दे ऑलवेज टर्मिनेट एट और ओरिजिनेट फ्रॉम मेटालिक सरफेसेस नॉर्मली. इसका असल में थोड़ी देर बाद आपको प्रूफ मिलेगा, बिकॉज द सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. दैट इज व्हाई इट हैपेंस एक्चुअली. बट अभी के लिए आप याद रखो कि whenever you have a metallic surface, right, the electric field line is not able to like penetrate. अंदर नहीं जा सकते, अंदर electric field zero है, right, but the lines are always normal to it. normal का मतलब समझ में आता है क्या? So let's say you have a sphere, normal यानी कि center से ऐसे पास होता हुआ line है ना, something like this. ये center तो ऐसे. So no line can be like this. This is not normal, है ना. normal के लिए क्या चाहिए? ऐसे घूम के ऐसे, ठीक है. So this is passing through the normal now. So you can see all these are making 90 degree with the surface, you can say. So normal makes 90 degree with the tangent. ये इसका मतलब है. So you can see in all the cases normal is making 90 degree with the tangent here. So please remember this one more property. More explanation about it will come from equipotential surface.
बट फॉर दैट वी हैव टू वेट अप टू पोटेंशियल टॉपिक. ये पोटेंशियल टॉपिक जब पढ़ेंगे ना उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा. बट या प्लीज रिमेंबर, कंडक्टर है तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. ठीक है. So only these 5 properties are there, everyone. Please look at them once more and it will be done for this theoretical topic. Okay. First property, they originate from positive or infinity, terminate at negative or infinity. So no electric field line can originate from negative or no electric field line can terminate at positive. यही मतलब हुआ ना इसका. ओरिजिनेट कहां कहां से करेगा? या तो पॉजिटिव से या तो इंफिनिटी से. टर्मिनेट कहां कहां करेगा? या तो इंफिनिटी पे या तो नेगेटिव पे. सेकेंड वन, they can never form the closed loops. Third one, they can never intersect each other. Fourth one, they cannot penetrate metallic surfaces. And the fifth one, for the metallic surfaces, they always touch the metallic surface normally. Normally matlab making an angle 90 degree with the tangent, you can say. ठीक. आर वी क्लियर ऑन ऑल द प्रॉपर्टीज एवरीवन? फटाफट बताइए. पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज क्लियर है ना? चलो टेस्ट कर लेते हैं कितना क्लियर है आपको. ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ एवरीवन. कम ऑन एवरीवन, ट्राई करिए क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, लग जाओ काम पे. एंड टू आंसर स्नेहास डाउट कि आपका चार्ज अलग अलग है तो क्या करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू. स्नेहा डोंट वरी, थोड़ा सा वेट कर लेना. आई जस्ट अपलोड वन थिंग. Okay, I hope we are done. Going to start the quiz. He's saying pick the correct option with regard to the electric field lines shown in the figure. Assume charges are at rest. तो क्या कह रहा है? Figure depicts electric field lines correctly. First option is it is correct. Second option is the figure is incorrect as electric field lines are depicted coming out of a positive charge. Third is the figure is incorrect as electric field lines are not leaving the metal surface normally. Fourth one is the figure is incorrect as electric field lines can never come out of a metal surface. ठीक है, चलिए देखते हैं. So going to start the quiz. 5, 4, 3, 2 and 1, go. टाइम इज अप. लेट मी सी कितने लोगों ने सही आंसर दिया है. लॉजिकल क्वेश्चन था. सिर्फ साक्षी और ऑस्लिन हैव गिवन द करेक्ट आंसर. ओ माय गॉड. एंड 52%. चलो ठीक है, इधर तो कम से कम ठीक है. 53% के आसपास लोगों ने सही आंसर दिया है. ओके देखो, द करेक्ट आंसर इज सी, है ना? सी इज द करेक्ट आंसर. व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर? इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट लीविंग द मेटल सरफेस नॉर्मली, है ना? आप देख सकते हैं कहीं पे भी. लेट्स से इफ यू टेक दिस कंडीशन, आई हैव टोल्ड यू नॉर्मल का मतलब होता है इफ यू ड्रॉप अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. नॉर्मल मींस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए. देयर आर मेनी लाइंस इन दिस बॉडी in which you can see the electric field lines are not leaving normally, है ना? So that is why the correct option is ये. Electric field lines are incorrect as
they are not leaving the body normally. Clear everyone? Got it? Tell me everyone. बाकी सब तो पॉसिबल है ना, बाकी सब तो सही है. चलिए, very nice. If you have any doubt, you can ask our class teachers in the Q&A panel. Next question, one more. Pick the correct option with regard to the electric field lines as shown in the figure. Assume charges are of equal magnitude and are at rest. Equal magnitude का charge है, ठीक है? Come on everyone. Okay, going to start the quiz. Simple question था. I hope you read all the 4 options. चलिए, going to start. 5, 4, 3, 2 and 1. Go. First option says that electric field lines are correct only. Second one is they are incorrect because they can terminate at negative only. Figure is incorrect as electric field lines can originate from infinite only. Incorrect as electric field lines cannot be curved. ये 4 options हैं आपके पास. This time I hope we will get better results, क्योंकि ये डायग्राम तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, है ना. So this one was correct, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. This is absolutely correct. Wow. So Sumbul, Tarini, Sitesh, Saraswati, Gokul, Falak, Gayatri, Swaleha, Priyesha and Pratiksha have given the correct answer. 82%. Not bad, not bad. चलिए, अच्छा है, इस बार अच्छा किया. And correct option was A, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको. Correct है बिल्कुल. There is nothing wrong. अच्छा, in this if I say if the charges are not equal, है ना, if the magnitude is different, तब क्या करेंगे? तो ये शायद अभी स्नेहा पूछ रही थी, है ना, तो वो डाउट क्लियर करते हैं. एक काम करो एवरीवन, फ्रॉम ईच चार्ज, okay, just count the number of lines that you have drawn of electric field for each charge and tell me for each charge how many number of lines have we drawn. Just tell me the count. सुहासनी says 11. 11 है क्या दोनों का, है ना, बहुत बढ़िया. दिस इज द प्रॉपर्टी. ओके, अब एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं. लास्ट प्रॉपर्टी इज द नंबर ऑफ लाइन्स, the number of electric field lines, this is proportional to magnitude of charge. ठीक है, मतलब अगर चार्ज ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ लाइंस भी ज्यादा होंगे. प्रोपोर्शनल है, ऐसा नहीं है कि अगर चार्ज 82 माइक्रोकूलम है तो हमें 82 लाइंस ड्रॉ करनी है, ऐसा नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से if I have a positive charge which is of 2 coulomb, if I am drawing let's say 4 number of lines for it, मान लो मेरा मन किया मैं 4 number of lines बनाऊंगा इससे, 2 coulomb I am drawing 4 lines, then if I have the charge of 4 coulomb, तो देखो चार्ज कितने टाइम्स हो गया, twice, right? Charge is becoming twice, number of lines should also become twice. Proportional का मतलब यही होता है ना. So if charge यानी कि Q2 by Q1 is 2, then the number of lines for electric field 2 divided by number of lines for electric field 1 also will be equal to 2. ये proportional का मतलब होता है. तो how many lines have I drawn for the first charge? 4 number of lines. For this charge I have to draw 8 number of lines, double of the before. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. So this diagram in itself is representing that this charge is twice as stronger as the first charge. Getting my point everyone? बताइए. If the charges are of equal magnitude, same equal number of lines will be drawn. Okay, Arifa is saying once again please. So the doubt of Sneha was, Arifa, that what if the charges are of different magnitude? How do we represent them? Simple concept is, if the charges are of equal magnitude, then in both the charges your number of electric field lines will be equal. Like there are 11 number of electric field lines, there are 11 number of electric field lines. In this case, you count it, right?
बट इफ द चार्ज इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑल्सो विल बी डबल। देखो ये 2 कूलम का चार्ज है, देन नंबर ऑफ लाइन्स आर 1 2 3 4 number of lines are there. If the charge becomes twice, that is it becomes 4 coulomb, then number of lines will also become twice, that is 8 number of lines you have to draw. तो ये वाला हो गया, ठीक है। चलिए, आई एम गोइंग टू अपलोड वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, आप लोग इसको ट्राई करिएगा एक बार। सो देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न गिवन, है ना। Obviously, according to this pattern, one of the charge is positive and another charge is negative. ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, और ये वाला मान लीजिए आप पॉजिटिव बनाया आपने। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो Q1 by Q2 as line of forces of 2-point charges are shown in the figure. So line of forces are same as line of electric fields. Q1 by Q2 बताना है आपको, A, B, C और D. A में है ऑप्शन 4, B में ऑप्शन 3 है, C is 2 and D is 1. Okay, चलिए, I'll do the hotspot. Let me see how many of you can do this one. So A, B, C and D. I hope you can see the hotspots. Started it. Tell me the answer, everyone. Nice. 80% of you have answered already, and time left will be around 10 seconds now. ठीक है? 5, 4, 3, 2 and 1. The correct answer should be B. 58% of you have understood what did I teach. 24.51% who gave C, you are doing a silly mistake. A and D, you are just having fun in your class, है ना? Why should boys have all the fun? खैर देखो, एक्चुअली B, C जिन्होंने दिया उन्होंने काउंटिंग गलत करी है. You have counted wrong. How many number of lines are there for the Q2? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 number of lines are crossing through it. सही है? If I count the number of lines for Q1 now, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 on each side. So 9 and 9, 18, है ना? तो 18 number of lines are crossing. बट इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इसको पता नहीं कैसे 12 भी काउंट करते हैं. ये 6 भूल जाते हैं. ये जो 6 है ना, ये वाला, ये भूल जाते हैं. ये Q1 से पास नहीं हो रहा क्या? क्या गुनाह है उन 6 नंबर ऑफ लाइंस का? क्या उसमें एरो नहीं है इसलिए नहीं काउंट करोगे आप? हो रहा है Q1 से पास, है ना? तो आपको वो भी तो काउंट करना पड़ेगा. हाँ, पाप है, पाप, बिल्कुल बिल्कुल. सो गुनाह नहीं, गुनाह, गुनाह, गुनाह विद H. ओके, हाँ. 18 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आंसर कितना आएगा? अच्छा, यहां तक हो गया था सर, इसके बाद प्रॉब्लम हो गई. 18 by 6. मैं सब सही कर लेता हूं सर, जैसे ही कैलकुलेशन आता है सब कुछ बर्बाद हो जाता है. तो बेटा इसको ऐसे लिख लिया करो, 18 यहां पर लिख लो और 6 यहां पर लिख लो. बचपन की याद आएगी तो आसानी से हो पाएगा आपसे, है ना? बहुत बढ़िया. देखिए उंगलियां भी हैं आपके पास, मल्टीप्लीकेशन उससे सीख लिया करो, है ना? खैर चलो, फेलिस डाउट, फेलिस ने कोई डाउट पूछा क्या? That's what I'm asking. Can't be electric field lines touch so near which may appear like close touched. हाँ, नहीं, क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे को, है ना? वो क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे को. यहाँ पे आपको वो टच करते हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है. सो दे आर नॉट एक्चुअली टचिंग. अगर आप ढेर सारा जूम करके देखोगे ना, माइक्रोस्कोप लगा के इसको देखेंगे जूम करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? So they should be like this. सही है फेलिस, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है. So they will not be touching like this. Okay, but if the points are
वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या डाउट है बताओ, अनम्यूट ही कर लेते हैं यार आपको। नहीं सर कह रही है, माइक्रोफोन भी नहीं है, माइक्रोफोन भी नहीं है आपके पास। बताओ क्या कहना चाहते हो, समझ में आ गया? हाँ, टाइप इट, ओके, टाइप इट, सेंड इट टू अवर क्लास टीचर सर। चलो एवरीवन, so now we have done the electric field line properties and I hope you understood everything. Tell me in the poll, सब सही चल रहा है क्या, स्मूथ है सब कुछ, है ना? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। Now we have finished the part of electric field. Let me tell you one thing everyone, these 12th topics they have a certain characteristic. Once you study it for the first time, you study and you understand about 70 to 80% stuff. You revise it once more, you study about 90% stuff, you revise it once more, you understand 100% stuff. So please, I'm saying initial few months till the time we are doing electrostatics, current electricity, capacitor, magnetism, AC, यहां तक जब तक हम चल रहे हैं, प्लीज फोकस मोर ऑन फिजिक्स। थोड़ा फिजिक्स में ज्यादा फोकस करना, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव नेवर स्टडीड। ऐसी चीजें आप कभी नहीं पढ़ते, ये पहली बार आता है लाइफ में। फिर भी फोर्सेस, वर्क डन, ये सब तो देखा होता है नाइन्थ वाइन्थ में भी। दीज आर द थिंग्स विच यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? एंड फर्स्ट time if you can understand 70 to 80, it's very good by the way, but please revise. मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ नहीं आएगा, whatever I teach you will understand that, but वो फील आने में, है ना, अंदर से वो थॉट आने में टाइम लगता है थोड़ा। so please give more emphasis on your physics revision for beginning few months and literally it will pay off later on. बाद में आपके लिए फिजिक्स ऐसे हो जाएगा, फिजिक्स ऑफ 12th आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए। सो नाउ हैप्पीली वी हैव फिनिश्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक, all the cases electric field we have seen. Now we are going towards electric flux. Again a new thing for most of you, है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुना नहीं होगा कभी, चलो कोई बात नहीं, समझाते हैं। So this flux is a property which is actually count of energy. You can say it is count of energy, है ना? If you take the bookish definition, तो देखो क्या है, flux through a surface, either imaginary surface or real surface, is defined as a quantity that is proportional to number of field lines passing through the surface. सीधे शब्दों में, आसान भाषा में, if more number of field lines are passing through a surface, then flux is more. It is also known as count of flow of energy. That means how much energy is crossing, है ना? एनर्जी का ये काउंट है, आप कह सकते हैं, ठीक है? काउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू इन सरफेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले प्रॉपर्टीज में आई गॉट दिस डाउट, व्हाट इफ द डिस्टेंस वुड बी जीरो बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? if not that, then what if the lines are so close that if they are touching? बेटा अगर डिस्टेंस उनके बीच का जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो इफ यू आर सेइंग, तो आप बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा डेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब टचिंग वाला केस हो जाएगा। कैसे टच हो जाएगा फेलिस? फेलिस ये बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी है कि मतलब रियल में एग्जिस्ट करता है? टेल मी फेलिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी है या रियल में एग्जिस्ट करता है? टेल मी। इमेजिनरी है ना? तो इमेजिनरी लाइन है अगर, तो इसकी थिकनेस आप डिसाइड करो ना, आपको कितनी रखनी है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज होंगी, आप उसकी थिकनेस कम कर दो, ये लो। अरे लाइन तो आपको इमेजिन करनी है, तो आप इंटरसेक्ट होने ही नहीं मत दो, है ना? उनको आप ओवरलैप होने ही मत ही दो। देखो अगर आपने मोटी मोटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इमेजिन करी है, ऐसी है ना, तो ये देखो ये दोनों पास पास में बेचारे बहुत पास आ गए, तो यू इमेजिन वेरी थिन वंस, ये देखो, नाउ यू कैन सी देम सेपरेटली। बेटा सब कुछ इमेजिनरी है, ऐसा मत सोचो कि दो रॉड है और चिपक गया जाके, है ना? कुछ भी नहीं है ऐसा, एवरीथिंग इज इमेजिनरी, ओके? फील्ड इज रियल, यस, बट लाइंस आर इमेजिनरी, यू कैन से, करेक्ट। ठीक है, इज इट क्लियर फेलिस? चलो तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डन। Same logic. That logic behind magnetic field lines don't intersect because magnets cannot have two directions, same point. वही तो बताया था यहाँ पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो कैन नॉट बी एट टू डिफरेंट डायरेक्शंस ना, एट अ पॉइंट।
if two electric field lines are intersecting, then at a single point you will have two different directions. समझ आया उत्कर्ष? तो वही चीज है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन, ई नेट, है ना, दो डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी है। अब मैं आगे बढ़ूं, फ्लक्स की तरफ चलें आप, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लक्स। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज a quantity that is proportional to number of field lines passing through the surface. More number of field lines are crossing, more is the flux. ठीक है, देखो जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, देयर इज अ सरफेस, है ना। सरफेस के लिए मैं ऐसा पेपर कुछ अज्यूम कर लेता हूं, मान लो ऐसा होगी सरफेस है, प्लेन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग लाइक दिस, यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, ये देखो। तो फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर क्रॉसिंग दिस सरफेस। देखो जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा यहाँ पे फ्लक्स होगा, ठीक है। मैंने इसको गिन लिया, मान लो, ठीक है, डोंट टेक इट लिटरली। लेट्स से आई काउंटेड, लेट्स से आई डिड नॉट काउंट बाय द वे, ओके। By counting, let's say I'm seeing 20 number of electric field lines, and I am saying that flux corresponding to 20 number of electric field lines is phi. So can you say if 10 number of electric field lines are reduced, so from the same surface now 10 number of lines are crossing, बताओ flux कितना हो जाएगा? When 20 number of lines were crossing, flux was phi 2.5, phi by 2, right? phi by 2 होगा ना? 2.5 कैसे होगा? कौन सा कैलकुलेशन करते हो तुम लोग? कहां से लाते हैं ऐसा कैलकुलेशन आप लोग? हाँ 5/2, राइट? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 5/2। अरे प्रपोर्शनल है, फ्लक्स इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मोर इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मोर इज द फ्लक्स। तो इफ 20 number of field lines are there, flux is 5, 10 lines means flux will be 5/2। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, समझा दिया मैंने आपको। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखना ध्यान से। नमूनो बोलो, एरिया स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? ओके, इफ आई टॉक अबाउट एरिया, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? चलिए देखते हैं कौन कौन बता पाता है ना। स्केलर है या वेक्टर है, बताओ मुझे एक बार। डोंट वरी, नो वन विल नो योर नेम कि आपने क्या आंसर दिया था, बिकॉज दिस इज जस्ट अ हॉटस्पॉट, है ना। सो ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 87% ऑफ यू हैव आंसर्ड। करेक्ट आंसर है, वाह, 33% ओनली नो दिस कंसेप्ट, है ना। कोई बात नहीं, गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, गलती आपकी नहीं है। एक्चुअली लोअर ग्रेड्स में आपको ये बात छुपाई जाती है आपसे, दे डोंट टेल यू कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपको वेक्टर ही नहीं पता होता, है ना। By the way, when I started your vectors chapter last year, है ना, like Anushka is mentioning, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, मैंने आपको बताया था, हॉटस्पॉट भी कराया था, बिल्कुल सही है, आपने ही पढ़ाया था, हाँ। So whatever I have taught, only 33% people remember it means, है ना। चलो अच्छी बात है, कम से कम कोई तो गजनी नहीं है मेरी क्लास में, आई एम हैप्पी अबाउट इट। सो देखो बेटा, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, सो इट विल हैव अ डायरेक्शन एज वेल। एरिया वेक्टर, if you want to define, then area vector is always perpendicular to the plane, ठीक है। सो लेट्स से इफ आई हैव सम एरिया हियर, यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ की, मतलब दिखाया है ना, ये पेपर है। एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द एरिया, ये देखो ऐसे 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। सो ये एरिया है, 90 डिग्री पे द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज देयर लाइक दिस, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दैट एवरीवन। I will also draw the diagram here and I'll explain. So if this is the area, area vector is always at the 90 degrees, ये इसके 90 degrees पे होगा, ठीक। Now the definition of flux. So flux, which is denoted by phi, it is given by the dot product of
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देन यू गेट द फ्लक्स। आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक थिंग्स राइट नाउ, है ना, सिंपल सिंपल सी बेसिक सी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। So what was the definition of flux? It is the count of number of electric field lines. पहली बात. So the more number of lines crossing from a surface, more will be the flux. दूसरी चीज क्या है, फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला इज E डॉट DA वेक्टर. टेल मी एवरीवन इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. इसमें कुछ है नहीं ज्यादा समझने को, है ना, समझने का कुछ है ही नहीं, क्या समझोगे? जो मैं बता रहा हूं आपको मानना पड़ेगा फिलहाल तो, है ना, जस्ट जो मैं बताता जा रहा हूं बस याद करते चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए एवरीवन, तो लेट्स मूव अहेड नाउ. Till now what we have discussed is कि flux only depends on number of count of electric field lines. देखो, if you take area A, है ना, area आपने A लिया, and let's say these are the number of field lines crossing through it. If you reduce the area by half, है ना, यहां से आपको मान ले काट लेना है आपको इसे, and then you are calculating flux passing through this side. Can I say it will be 5/2? बिल्कुल बोल सकते हैं ना आप, बिल्कुल कह सकते हैं कि फ्लक्स विल बी इक्वल टू 5/2 बेसिकली. अब इसमें बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है. टाइम वाइम है ना, अभी 7:30 हुआ है. ठीक है, ओके, ध्यान से सुनते जाना. ठीक है, सो हाँ, ध्यान से सुनते जाना एवरीवन. Okay, so let's say I'm drawing a surface here, right? There is a surface here, and electric field lines are crossing through the surface, something like this. These are the electric field lines crossing. Okay, let's say I have drawn n number of lines. How much is that number of line, by the way? 1 2 3 4 5 6 7, है ना. इवन नंबर रख लेते हैं, चलो ऑड कर लेते हैं इसको, मतलब इवन नंबर रख लेते हैं, ऑड था वो पहले, तो 8 कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. number of lines are 8. I said let's say the flux is 5. Okay, flux इसमें से कितना है, 5 है. These electric field lines they continue to go in the same direction, let's say, है ना, ऐसे चले जा रही है वो बिल्कुल. These are the electric field lines continuing to go in the same direction, something like this. Now what I am saying is, on the same path there is another surface which is circular, है ना. ये जो surface था, that was a square plate kind of a thing. And when this electric field lines goes on, there is a circle as well. The point about flux is it is just count of number of electric field lines. If you see 8 number of lines are passing through the square, and same 8 number of lines are passing through the you can say circle as well. So the flux, if it was 5 for the previous case, flux is 5 in this case as well. So flux is just count of number of lines passing through the area. As long as the number of lines passing through an area is equal, the flux remains same. I know ये वाली बात थोड़ी सी कम चमकती है, आपको लगता है कि दोनों का एरिया अलग अलग होगा सर, है ना, इसका एरिया कुछ और होगा, इसका एरिया अगर कुछ और हुआ तो क्या करेंगे आप, बिकॉज फॉर्मूला तो आपका B डॉट DA है ना, क्या कर लेंगे, या E डॉट DA है. Let me explain this, but first of all, did you understand what I'm trying to say? I'm trying to say because flux is proportional to number of lines passing through an area. If number of lines passing through the square is 8, if number of lines passing through the circle is also 8, they have exactly the same amount of flux. ठीक. To explain this concept, I am going to take up an example. ठीक, देखो ध्यान से देखते जाना इसको. ठीक है एवरीवन, एक काम करते हैं, उससे पहले क्विज भी कर लेते हैं. ये देखो, how much electric flux passes through the surface shown in the figure. एक बार ट्राई करो इसको एवरीवन. So 150 Newton per coulomb is the electric field, है ना, and 3 centimeter 4 centimeter sides are given, and just now I have told you flux का फॉर्मूला होता है E dot DA, है ना, यानी कि E area
cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर इंटू cos थीटा करना है। चलिए बताइए आंसर इसका क्या आ रहा है। How much electric flux passes through the surface as shown in the figure? Gokul has written, sir, phi value. Beta, phi is the flux. That will depend on the question, right? So that phi value now I am asking to you. Tell me what is the answer for phi value. 1800, 1200, 900 and 600 are the options. Okay, everyone, I hope you are done. Just simply you have to find out flux. The dimensions of the bodies are given. 3 centimeter, 4 centimeter का sheet रखा हुआ है, and the electric field is this much. Going to start the quiz. 5, 4, 3, 2 and 1. Go. चलिए देखते हैं how many of you have done the calculation correctly. So Swaleha, Leroy, Garvit, Siddharth, Sumbul, Oslin, Santosh and Tarini, Sitesh, Sonakshi. Good. 80%, क्या बात है, फोड़ा है बिल्कुल। देखो, in any question, first of all, please try to know how much is theta. If you are taking area vector and electric field का dot product, you should know how much is the angle between area vector and electric field. That is theta, right? Area vector is normal to the surface, I have told you. And is the electric field also in the same direction, everyone? Yes. So according to the diagram, you can say area vector and electric field, they are having an angle theta, which is equal to 0. सही है? Cos 0 is 1, है ना? Cos 0 will become 1. So your simple answer was phi is equal to E dot dA. So you'll be writing 150 multiplied by area कैसे निकालेंगे? 3 into 4. But please remember these are in centimeters. You have to take them in meter. तो आप लिखेंगे 0.03 3 upon 100 into 0.04. तो ये कितना आ रहा है आंसर? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था एवरीवन? इफ यू कैलकुलेट इट 1800 आ रहा है क्या? 0.18 आना चाहिए आंसर। एक मिनट। ओके आई गॉट इट। हाँ 1800 कैसे आ सकता है ना? आई थिंक ये मीटर रहा होगा, है ना? दे हैव फॉरगॉटन टू राइट इट इन मीटर। सही है, आई गॉट इट। ये यहाँ पे गलत है, ठीक है? या तो आपके यूनिट में इट शुड हैव बीन न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम, तो भी ये सही हो जाता, और एल्स यू कैन राइट दिस एज मीटर एंड दिस एज मीटर. सो दिस वाज अ मिस्टेक. बाय द वे ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट, है ना? ये अच्छी बात थी, चलो अच्छी बात है. So the correct answer will be 1800 Newton meter per coulomb if the dimensions are 3 meter and 3 meter. ठीक? Very nice. बहुत अच्छे everyone. So we calculated it. वही किया है, देखो 3 into 4 लिया है, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, it says a slant surface ABCD has been added to the previous problem. Find the flux coming out of the surface. प्रीवियस प्रॉब्लम के डायमेंशंस क्या थे? ये तो 3 और 4 थे ना, यहाँ पे डायमेंशंस हमें अलग अलग लग रहे हैं थोड़े से, है ना? तो इसका डायमेंशन में एक बार जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि करेक्ट डायमेंशन क्या था इसका. ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है यहाँ पे. 400 2 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है? देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल है. द ग्रे सरफेस दैट यू कैन सी, है ना,
ग्रे सरफेस दैट यू कैन सी, आई एम ड्रॉइंग इट समवेयर हियर। ठीक है बच्चों, ये वाला सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखो परपेंडिकुलर सरफेस, दिस साइड इज 2 मीटर, दिस साइड इज आल्सो 2 मीटर। ठीक, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100, कैन यू गाइस टेल मी द फ्लक्स फॉर दिस केस नाउ? एक बार ट्राई करो, सेम लॉजिक है जो पिछली बार किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 100 है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 100 इंटू एरिया विच इज 4, तो आंसर विल बी 400। अब 0.4 मत लिखो, 0.4 के लिखा है अनुराग ने, ओवर स्मार्ट बन रही है ना, 0.4 के लिख दिया है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो सर, नॉट 4000, इट विल बी 400, राइट गोकुल? हाँ कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैंने गोकुल बोला तो ये गूगल एक्टिवेट हो गया, बताओ गोकुल, गूगल, डू दे साउंड सिमिलर? ओके गोकुल हाँ ये सही में एक्टिवेट हो रहा है भाई साहब। ओके गूगल, नहीं गोकुल, हो गया हो गया। खैर, योर स्मार्टफोन एक्टिंग स्मार्ट so Gokul, you are quite lucky man, your name is similar to Google, nice। सर मेरा खुद हो गया, अच्छा चलो ठीक है। So guys, for this perpendicular surface, did we get the answer as 400? अब ध्यान से देखना, now they are adding a slant surface here। if I see the side view, right, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो। so ये perpendicular surface तो था ऐसे, है ना, like this, they have added a slant surface as well on the perpendicular surface like this, है ना, तो ऐसा कुछ बना दिया है। ठीक है, this is perpendicular, this is slant। सोच के देखो everyone, one property I have told you, if these are n number of electric field lines, when they cross from the gray surface, can I say same n number of electric field lines will cross from the yellow surface or orange surface as well? होगा ना? समझ आ रहा है? बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो यहां से जो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस हो रहे हैं वहां से भी होना ही पड़ेगा उनको, लाइक दिस। देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड क्रॉस। All of you understood that flux should be same from orange surface and gray surface? The reason behind it is the same number of electric field lines will be crossing from those two surfaces. But still some of the students say no sir, I don't understand, kindly prove it, है ना? With all due respect, proof करके दिखाइए कृपया करके। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो this side they have taken as 2 meter, this side they have taken as 2 meter as well। तो बेटा सबसे पहले स्लैंट सरफेस का जो एंगल है इट विल बी 45 डिग्री। क्लियर हो रहा है? 45 डिग्री, 2 मीटर 2 मीटर 45 डिग्री। एरिया वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो हियर एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, इस डायरेक्शन में होगा इसका एरिया वेक्टर फॉर द ऑरेंज सरफेस। फॉर द वर्टिकल सरफेस एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, है ना? slant surface area vector will be like this at some angle। what is the angle with the horizontal now? 45 ही होगा। 45 के केस में तो सोचने की जरूरत भी नहीं है ना, ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। सिंपल ज्योमेट्री, राइट एवरीवन? सरफेस इज स्लैंट एट 45, तो एरिया वेक्टर विल आल्सो बी स्लैंट एट 45 ओनली, तो ये 45 हो गया। बट इफ यू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर एक्चुअली हॉरिजॉन्टल, ऐसे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रहा। तो when you will write the formula, this time you will write for the orange surface, if I take, आपका फॉर्मूला बनेगा फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ द ऑरेंज सरफेस मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। थीटा बोलो, थीटा कितना लेंगे? 45 डिग्री। चमक रहा है क्या? थीटा दिस टाइम विल बी 45 डिग्री। अब देखना ध्यान से, सर व्हाई आर वी नॉट टेकिंग ई साइन थीटा? डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में यू विल गेट cos थीटा ओनली, है ना? ये जो पाप हैं छोटे छोटे, ये वेक्टर पाप कहलाते हैं। देयर इज अ बेसिक मैथ्स पाप एज वेल। सो डॉट प्रोडक्ट में यू हैव टू टेक cos थीटा ओनली, एंड फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। सर अगेन बाई 45, तियाशा ये 2 है, ये भी 2 है। इफ दिस इज 2, दिस इज 2, दिस एंगल विल बी हाउ मच? 45। ये तो पता होगा ना, tan थीटा इज इक्वल टू 2/2, 1 आ जाएगा, थीटा इज 45। तो एरिया वेक्टर आल्सो विल बी एट 45 बिकॉज 45 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, है ना, बिकॉज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये देखो, तो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आया। बट नाउ एवरीवन, व्हाट अबाउट एरिया ऑफ द ऑरेंज सरफेस?
इफ यू कंसिडर दैट ऑरेंज सरफेस जो कि ऐसा कुछ है, दिस साइड इज 2, है ना, जस्ट लाइक ग्रे सरफेस, दिस साइड इज 2 मीटर, बट व्हाट अबाउट द स्लैंट लेंथ? बाय द वे, स्लैंट लेंथ यू हैव टू कैलकुलेट यूजिंग द हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला, है ना, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या लिखेंगे, स्लैंट सरफेस को, अगर ये 2 है ये भी 2 है, तो ये स्लैंट सरफेस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना, अंडर रूट 4 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 8। आई होप यू अंडरस्टूड दैट, है ना, ये जो ये वाला जो साइड है ना, अंडर रूट 8 लिख लेंगे आप इसको, या फिर अंडर रूट 4 इंटू 2 भी लिख सकते हो, या फिर 2 रूट 2 भी लिख सकते हो। सो दिस साइड इज 2 रूट 2। तो बेटा एरिया फॉर द स्लैंट सरफेस विल बी 2 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आपका फॉर्मूला बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100, area is 2 root 2 one side, the hypotenuse side, into the thickness which is again 2 into cos 45 which is 1 upon root 2। देखो रूट टू कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 100 into 4 400। अगेन हैप्पी एंडिंग, सेम थिंग वी गॉट। समझ आ रहा है, एरिया भी चेंज हो गया था, एंगल भी चेंज हो गया था, बट फ्लक्स उतना ही रहा, बिकॉज फ्लक्स इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, है ना। तो बिल्कुल जो पढ़ा जो समझा, मैथमेटिकली भी प्रूफ करके मैंने आपको दिया है, ठीक है। यस सर, डाउट हाँ पूछ लो तरुणी, आप पहले क्लास टीचर सर से पूछ लो, दे विल क्लियर इट। नो, चलिए आगे बढ़ जाते हैं एवरीवन, है ना। सो आई होप यू गॉट द लॉजिक ऑफ द फ्लक्स। नाउ इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सरफेस रखा है, लेट्स से वेरी ह्यूज सरफेस, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग फ्रॉम हियर, ऐसे, है ना, मान लो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, इफ सेम 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस फ्रॉम दिस स्मॉल सरफेस एज वेल, व्हाट अबाउट द रिलेशन ऑफ फ्लक्स? अगर ये φ1 है, अगर ये φ2 है, क्या लिखेंगे आप? इफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग, चुपचाप लिख दो φ1 इक्वल टू φ2। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स 1 इज इक्वल टू फ्लक्स एट 2, ठीक है। वेरी नाइस, दे विल बी एग्जैक्टली इक्वल। चलिए एवरीवन, अब आगे बढ़ते हैं, है ना, लेट्स मूव अहेड नाउ। तो देखो so till now we know how to calculate the फ्लक्स फॉर अ ओपन सरफेस। कोई भी आपको शीट जैसा ऐसा कुछ गिवन है तो फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन नाउ, आपको ये ट्राई करना है, दिस इज नॉट अ क्विज, आई एम मेकिंग द क्वेश्चन हियर इटसेल्फ। देयर इज अ सर्कुलर यू कैन से लूप, और नॉट लूप यू कैन से, है ना, सर्कुलर सरफेस है मान लीजिए, एंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज, लेट्स से r इज द रेडियस, ठीक। दिस इज लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन। तो मैं एक्स वाई प्लेन भी आपको ऐसे समझा देता हूं, एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है देख लो एक बार। सो ये अपना y डायरेक्शन है, दिस इज अवर x डायरेक्शन, सो y एंड x, एक्स वाई प्लेन पे देयर इज अ लूप केप्ट हियर, ठीक। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज क्रॉसिंग लाइक दिस, यहां से ऐसे निकल रहा है देखो। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is crossing like this and यहां से ऐसा आपको दिया हुआ है, ओके, वन मोर लाइन विल ड्रॉ, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, ठीक। चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन एज, या फिर चलो ऐसा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, it is making 45 degree with the horizontal, and magnitude of electric field is like E naught, okay, you have to tell how much is the flux passing through the area, ठीक, फ्लक्स आपको बताना है। ऑप्शन ए इज E naught into pi r square, ऑप्शन बी इज E naught into pi r square divided by root 2, ठीक। थर्ड ऑप्शन इज root 2 into E naught pi r square, and fourth option is 0,
ठीक, 4 ऑप्शंस हैं, बताइए एवरीवन। ए, बी, सी और डी, कम ऑन। ई नॉट पाई आर स्क्वायर, ई नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन रूट टू टाइम्स पाई आर, ई नॉट पाई आर स्क्वायर और 0। दीज आर द ऑप्शंस। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार। With x axis, electric field is making an angle of 45 degree. Okay, 87, more than 87% have answered. चलिए देखते हैं बेटा, करेक्ट आंसर होगा इसमें डी, which can give you some shock. वाओ, बहुत बढ़िया, यही एक्सपेक्टेड था। 65%, सर इट्स 0, आई क्लिक्ड रॉन्ग। अच्छा जी, 65% आर सेइंग आंसर विल बी बी, है ना, और डी कह रहे हैं सिर्फ 13% लोग। आई विल टेल यू, ठीक है, आई अज्यूम देयर टू बी अ ट्रैप। अच्छा जी, यू क्लिक डी, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। डोंट नो इफ इट्स एथिकली करेक्ट, आई ऑलरेडी स्टडीड। अच्छा जी, चलो सही है, इसमें एथिकल क्या, फिर नॉलेज है आपकी वो, है ना, इट्स योर नॉलेज, इफ यू नो इट, इट्स अ गुड थिंग ना बैरी। देखो एवरीवन, द लूप इज गिवन ऑन द एक्स वाई प्लेन लाइक दिस, है ना, एक्स वाई प्लेन पे गिवन है, एंड इवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स वाई प्लेन ओनली। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, एक्स वाई प्लेन पे ही तो है, उसी लूप के साथ। So electric field for the circular loop is like this, same plane. But बेटा area vector will be at 90 degree ना, ऐसे होगा। तो ऐसे समझो इसको, if the loop is kept on a xy plane, can I say everyone that area vector will be on the z axis, है ना। आप जो एरिया वेक्टर की बात करोगे, एरिया वेक्टर ए वेक्टर will be on the z axis. With z axis, how much the electric field will make, how much angle it will make, 90 डिग्री। दिख रहा है, it will make 90 डिग्री with the electric field, क्योंकि electric field is on the xy plane. Anything on the xy plane makes how much angle with the z axis, 90 डिग्री। ये पूरा प्लेन का खेल था जिसमें आप लोग फंस गए। देखो ये लूप है ना, मान लो ये एक्स वाई प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है सर्कुलर लूप, आई जस्ट ड्रॉ इट हियर ताकि आपको पूरी पूरी फील आ जाए, है ना। सो देखो दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन पे सर्कल, the electric field is on the same plane, यानी कि electric field is crossing through the loop like this। ये देखो, this is the electric field, ऐसे जा रहा है electric field, इसी plane पे है ऐसे, but area vector तो ऐसे है ना 90 डिग्री पे, ये देखो। So what is the angle between these lines are showing electric field? What is the angle between this electric field which is on the same plane and the area vector which is like this? कितना एंगल है दोनों में? Obviously 90 डिग्री नहीं है क्या? 90 डिग्री एंगल है। तो बेटा दैट इज वाई इफ द एंगल इज 90 डिग्री, आप लिखेंगे b इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 90 और आंसर आ जाएगा 0। समझ आ रहा है? सो देयर इज नो फ्लक्स। आई होप यू गॉट इट। टेल मी इन द पोल एवरीवन। ये 45 डिग्री वाज जस्ट अ ट्रैप, कुछ मतलब नहीं था 45 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। उसका क्या करूं मैं, एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है। My area vector is not in the x direction, right? Area vector is in the z direction. I'll just repeat it once more, ठीक है, because I can see 4 or 5 people जो काफी परेशान से लग रहे हैं। देखो एवरीवन, ये लूप है ना, दिस इज अवर लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड passing to the loop, touching the loop, or you can say tangent to the loop according to the diagram given. But बेटा एरिया वेक्टर तो लूप के परपेंडिकुलर होता है ना, तो दिस इज द एरिया वेक्टर। So angle between area vector and electric field is 90 degree. Once you put 90 degree, you will get 0. One more logic, one more excellent logic, ठीक है। How have we defined flux? Flux का definition क्या था?
the number of, yeah, you can say count of number of lines passing through a surface. Correct, everyone? These number of lines, they are not even passing through the surface, they are just touching it and going. छू के निकल गया वो, देखो पास होने का मतलब होता है, देखो ऐसे निकल जाए, है ना, ऐसे आए और ऐसे पास हो जाए, देखो यहां से ऐसे, है ना, समथिंग लाइक दिस इज पासिंग थ्रू द सर्फेस और कटिंग द सर्फेस. These electric field lines are not even cutting the surface, they are just tangent, touching it, going like this. So there is no flux, there is no energy passing through the surface or cutting through the surface. So there is no flux, flux is zero. This is the logic number 2. If you want flux, then electric field line should go to the surface and pass through, come out from the other side at any angle. That angle can be anything. यहाँ पे तो ये टच ही नहीं कर रहा, छू कर निकल गया है. So अगर electric field lines छू के निकल जाती हैं किसी surface को, then how much is the flux? Then it is zero. Tell me if you got it, everyone, now. Okay. So now please don't be trapped with such things. अब हो जाएगा, ध्यान से कर लोगे अब, है ना. एंगल देखना होता है आपको बस. चमक गया? फेल्ट इट? वेरी नाइस. चलिए आगे बढ़े. इट्स ई नॉट बी. डिड आई से मैग्नेटिक फील्ड? सर योर डायग्राम से बिल्कुल उल्टा टू योर एक्सप्लेनेशन. इट सेज फील्ड गोज इन जेड डायरेक्शन, फॉरवर्ड इट. It says field goes in z direction. This diagram is saying field goes in z direction. Vikas, in this diagram, अच्छा इस वाले में you are saying, नहीं इसको ठीक है, इसको भूल जाओ. यहाँ पे तो प्लेन पे है ना बेटा, 90 डिग्री का एंगल है, बस इतना समझ जाओ बस. हाँ चलिए, हाँ हाँ लास्ट में भेज देना, कोई नहीं. आगे बढ़े क्या एवरीवन? इनटू और आउट बोथ विल बी फाइन, दोनों चलता है, ठीक है. समीक्षा, एरिया वेक्टर की नीदर बी इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन, दैट डज नॉट मैटर. क्योंकि एक केस में एंगल बनेगा 90 डिग्री का, सॉरी 0 डिग्री का, एक केस में बनेगा 180 का, और कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक. चलिए एवरीवन, सो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? ऑलमोस्ट 15 मिनट्स आर लेफ्ट. अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस आई हैव एक्सप्लेन्ड टू ऑल ऑफ यू. इफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, Sir, in the previous page, you go back one step. कौन सा, ये वाला? The circle one. हाँ हाँ, टेल मी. So there at the corner you wrote b pi r square into cos 90. Others will get confused, right? They didn't read about magnetic field. Okay. So I read in school, so that's why I saw it and then I wanted to Correct. So the magnetic field is denoted by B, and magnetic flux formula is also similar. B dot. Yeah, that's why I asked you to change it, because others could also get confused, right? Yeah. Okay. Thank you, sir. That's it. Chalo. Okay, everyone. So this question is clear to all of you, है ना? So what did I tell you now? If the electric field and area vector, they are at 90 degrees, always your flux will be equal to 0. Please remember that. और इसमें हम बोलते हैं कि the electric field is actually just tangent to the surface. That's it, है ना? Let's move ahead now. Now everyone, if a circle is given, if a square plate kind of a thing is given, these all are known as open surfaces, है ना. ये सब open surfaces होते हैं. But there are some closed surfaces as well, जैसे कि cube, है ना, cuboid कह लो आप, ये देखो. So this is a closed surface, or which is having some volume, you can say, है ना. So this is a cube. These are known as a closed surfaces. ये closed है. Similarly, though the diagram will look very similar to the circle, but ये sphere है ना, तो ये sphere भी कहलाता है closed surface, ठीक है. In case of all the closed surfaces, area vector का direction is always outward normal, है ना. Closed surfaces में area vector का direction is outward normal. ये आपको याद रखना है, ठीक है. Outward normal is the direction of area vector. अब चलो एक केस ले लेते हैं क्यूब का, and let's try to understand what is the flux through a cube in case the electric field is constant. Outward normal क्या होता है, अब पहले तो वो डिफाइन कर देते हैं ना एवरीवन. चलो let's define the outward normal first of all, and then we'll move ahead. So I have drawn a cube here, you can see that. ये लीजिए, आपका एक क्यूब बनके तैयार है बिल्कुल. Outward normal means from the surface,
from the surface, you have to draw a normal away from the cube. At this surface, can I say outward normal का direction ये हो जाएगा? Yes. So this is the area vector for this surface. How many surfaces are there in the cube? 6 surfaces are there. So 6 area vectors we have to define. One for each surface, है ना? So for this surface, the rightward surface area vector is right की तरफ. This surface, which is at the bottom, area vector is down, because away from cube, perpendicular to the surface. This surface area vector is up. This is the area vector. The left hand side surface, कोई बताएगा कैसे होगा? Area vector is perpendicular to the surface as well as away from the cube. तो यहाँ पे कैसे होगा लेफ्ट वाले सरफेस में एरिया वेक्टर? एनी आइडिया? अरे बोलो, चैट इज ओपन. एनी आइडिया एवरीवन? राइट की तरफ नहीं बेटा, लेफ्ट की तरफ. लेफ्ट की तरफ अवे माइनस आई कैप, बिकॉज आई टोल्ड यू राइट, आउटवर्ड नॉर्मल. आउटवर्ड अगर आप इधर बना देंगे तो इनवर्ड नहीं हो गया क्या वो क्यूब के लिए? इट हैज टू गो आउट, है ना? आउटवर्ड जाना है उसको बेटा, ध्यान रखो. आउटवर्ड नॉर्मल है. आउटवर्ड का मतलब समझते हो ना तुम लोग? अवे फ्रॉम द बॉडी, आउटसाइड इट इज गोइंग, राइट? इफ यू ड्रॉ इट इन राइटवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी इनसाइड, इनवर्ड हो जाएगा वो. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो वैसे ही आउटवर्ड नॉर्मल सब जगह आप ड्रॉ कर सकते हो एंड यू कैन डू इट, है ना? इफ यू हैव अ स्फीयर, लेट्स से मान लो आपके पास एक स्फीयर है. दिस इज द स्फीयर मे बी. इफ इट इज अ स्फीयर, देन हाउ डू आई ड्रॉ द आउटवर्ड नॉर्मल नाउ? देखो ये सेंटर है ना. ऑन द स्फीयर नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, इसका प्रॉपर्टी होता है. तो ये देखो आउटवर्ड नॉर्मल, ये आउटवर्ड नॉर्मल, ये भी आउटवर्ड नॉर्मल. All these outward normal will appear to pass through the surface, I mean center you can say. तो ये भी outward normal है, ये भी outward normal है, ये भी outward normal है. ठीक है? Now there is a property for closed surfaces that net electric field or net flux मैं कह लेता हूं, not net electric field, the net flux for a closed surface is equal to 0. प्रूफ करते हैं, ठीक है? नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस का 0 होगा फॉर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज आउटसाइड. एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं. डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स एंड ऑल, है ना? आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू ऑल ऑफ यू. देखो आज मैं आपको कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहा जो आपको लंबे समय तक याद रखना है. टुडे वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द कंसेप्ट, ओके? सो टुडे डोंट थिंक दैट ओके सर इज टीचिंग सो मेनी केसेस एंड सो मच टू रिमेंबर. फ्लक्स में जस्ट फील करके जाओ यहां से. अगर आप फील कर पाओगे ना कि सर कर क्या रहे हैं, सोच कैसे रहे हैं, हाउ द सर इज थिंकिंग, दैट्स इट, माय जॉब इज डन. वही करना है हमें आज बस, ठीक है? थिंकिंग डेवलप करो बस, क्योंकि अभी गॉस लॉ पढ़ेंगे, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा. ओके चलिए, मजा आ रहा है फ्लक्स पढ़ने में? ठीक है. देखो सो ये हमारा क्यूब हो गया, लेट्स से, है ना? दिस इज आवर क्यूब एवरीवन. इज इट अ क्लोज्ड सरफेस? यस. क्लोज्ड सरफेस मतलब 3D कह सकते हैं आप, है ना? 3D सरफेस है, 3 डायमेंशन में है, ठीक? लेट्स से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन. यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज इन एक्स डायरेक्शन एंड ई नॉट इसका डायरेक्शन है, ई नॉट आई कैप कह लो आप, ठीक है? ई नॉट इज द मैग्नीट्यूड, आई कैप इज द डायरेक्शन. जस्ट नाउ वी हैव सीन द एरिया वेक्टर्स विल बी लाइक दिस, आउटवर्ड नॉर्मल फ्रॉम ईच सरफेस. How many surfaces are there everyone? 6 surfaces are there. So how many times do I have to write down the flux? 6 times I have to write down the flux. But a thing is there, if you be very specific, what is the direction of area vector for the top surface? It is upwards. How much angle will be there between electric field and this area vector everyone? 90 degree. So flux because of it 0, because electric field is just touching and going, है ना? देखो electric field is coming like this, that upward surface is like this, है ना? Electric field is just coming, touching it and going. It is not crossing it ना. क्रॉस कहाँ कर रहा है? छू के निकल गया. छू के निकल जाएगा तो फ्लक्स कितना होगा? 0, है ना? So the electric field is just coming, it is सीधा हो जा भाई, क्या हो गया? हाँ. So it is just touching the surface and going. अब इसका काम सिर्फ एक ही बचा है, इसका कोन बना के इसमें चने खाओ, है ना? ये सीधा हो ही नहीं रहा. हो जा. हाँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट टचिंग एंड गोइंग, सो कोई भी फ्लक्स नहीं होगा. नॉट
लेजिंग थ्रू इट, सो फ्लक्स बी 0। हाँ ओके, चलिए बहुत बढ़िया, चने खाओ सर। नॉट पासिंग थ्रू इट, हाँ। सो 90 डिग्री वाज द एंगल। कैन यू टेल मी how many such surfaces will be there in this cube for which same logic can be applied and flux can be 0? 4। अबे 6 में 0 कर दिया तो बचा क्या है फिर? क्यों बैठे हम यहाँ पे? सभी में 0 नहीं होगा, 4 में 0 है ना। कोई तो 6 बोल रहा था, 4 में 0 होगा, ठीक है। कौन कौन से 4 होंगे वो? 8/2 है। देखो ये वाला सरफेस टॉप सरफेस है ना, दिस टॉप सरफेस, द बॉटम सरफेस एज वेल, बिकॉज इसका जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ है, तो अगेन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी मेकिंग 90 डिग्री। ऑल्सो द फ्रंट सरफेस मतलब दिस वन, ओके एवरीवन, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर विल बी इन जेड डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? होगा क्या जेड डायरेक्शन में, आउट ऑफ द प्लेन या फिर इनटू द प्लेन, है ना। सो सरफेस इज लाइक दिस, जेड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन। कैन आई से इसके लिए भी 0 है? यस, and even the back surface will have 0 flux. So for 4 surfaces, if you visualize, you don't even have to calculate the flux. Remaining are only 2 surfaces. One is this one is this one. For this case, area vector will be A अगर area है तो A into I cap, correct? And for this surface, area vector will be A into minus I cap. समझ में आया? I cap और minus I cap. So this one would be making 0 degree, theta equal to 0 degree, same direction. And this one will be making how much angle with electric field? ये left वाला area vector 180 degree. That's it. बाकी सब के सब 90 डिग्री पे हैं, सबका एरिया वेक्टर, राइट? तो let me write down the flux now. Flux from the left surface will be given by electric field into area into cos 180. Again, someone can ask, sir, why 180? So let me clarify it. Area vector is towards left, electric field is towards right. Two vectors opposite direction, angle is 180 degree. Cos 180, everyone, it is -1. So you will write flux for this surface will be minus E into A. This is flux for left surface. Similarly, you can find out the flux for the right surface. The angle is 0. Cos 0 is 1. Answer will be E into A. Right? अब आप बोलेंगे if you take the total flux through the cube, flux total, तो क्या होगा? Flux total will be E into area vector minus E into area, क्योंकि एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, the total flux will be 0. Total flux will be 0. Mathematically we have proved it. Theoretically how do I prove now? है ना, आप सोच रहे होंगे थोड़ा कि सर मतलब theoretically समझो क्या हो रहा है, मतलब क्यों flux 0 हो गया? So everyone, can I say कि flux is actually telling how much energy is coming in or going out? यही बताता है क्या flux, है ना? एनर्जी का काउंट बताता है, how much एनर्जी का काउंट बताता है, सिंपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि it is telling from the left surface E into A energy comes in, but from the right surface it is going out. इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एनर्जी लेके आया और वो लेके चला भी गया, तो नेट इसके पास क्या बचा? 0, है ना। सो एनर्जी केम एंड इट वेंट आउट, सो नेट फ्लक्स इज हाउ मच? जस्ट 0. और यू कैन से number of lines coming in is equal to number of lines going out. So same number of lines are coming into the cube from this surface. 1, 2, 3. 3 number of lines coming in, 3 number of lines going out from this surface. So whenever you see that number of lines coming in is equal to number of lines going out, the net flux has to be 0. तो मैं यहाँ पे बिल्कुल clarify कर देता हूँ. Number of lines coming in is equal to number of lines going out. And number of lines, when they come in, they bring some energy. When they go out, they take out some energy. Whatever energy came in, that energy went out. ठीक है? चलिए सर, for front area, the area vector goes to front side. बेटा मैंने बताया था area vector is always outward normal for a 3D object.
Outward normal means it will be away from the cube, and that is why for the first front surface area vector is towards left. है ना, ये तो क्लैरिफाई किया था मैंने. आउटवर्ड है. आउटवर्ड, how it will be outward if you are saying that area vector is towards right? It will be inward the cube, right? Inwards the cube. That is not possible. Tell me everyone if it is clear to all of you. बताइए, फ्लक्स का क्लैरिफिकेशन आ रहा है? वेरी नाइस. अब एक जो गॉस लॉ है ना, जो आपको बहुत ज्यादा डराता है ना, आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी गॉस लॉ के बारे में. Those schools who have finished Gauss law, they must have also like scared you a lot. But when I will explain the Gauss law, आपको लगेगा ये तो मजाक था, बहुत छोटी सी बात थी. ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बढ़ूं, है ना. चलिए सर, द फिगर्स विच आर नॉट सिमेट्रिक देन द नेट फ्लक्स फॉर दैट क्लोज सिस्टम जीरो कैसे होगा? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस कमिंग इन बराबर नंबर ऑफ लाइंस गोइंग आउट हो जाएगा. सिमेट्री मैंने बोला क्या कि सिमेट्री है इसलिए ऐसा हुआ है? Did I use the word symmetry any time? No. ये आपने किसी लोग ने चैट में लिखा था. I never wrote symmetry. Okay, I never said symmetry. Because देखो बेटा, सिंपल सी बात ऐसी है, ये लॉजिक आप इस क्वेश्चन में लगाओ. ऑरेंज वाला क्वेश्चन किया था, बोलो किया था नहीं किया था? किया था ना. You can consider this as a triangular 3D structure as well. Correct? Triangular 3D structure ले सकते हैं. तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इस तरफ ले लो, है ना. तो यहाँ का फ्लक्स आ जाएगा -400, इधर का फ्लक्स आ जाएगा 400, यहाँ पे भी नेट फ्लक्स 0 होगा. और ये सिमेट्री नहीं है, स्टिल वी हैव गॉट 400 फॉर दिस केस, 400 फॉर दिस केस. समझ आ रहा है? सो इफ यू कंसीडर दिस एज अ कंप्लीट बॉडी, अगेन द नंबर ऑफ लाइंस कमिंग इन फ्रॉम द ग्रे सरफेस is number of lines going out from the orange surface. Again the net flux for this body will be 0, even if it is symmetric, even if it is not symmetric. Done and dusted. Okay, गोइंग को गोइंट लिख दिया है. अरे कोई नहीं यार, भावनाओं को समझो. सो 61 पे कहां पे गोइंट लिखा है भाई? गोइंग आउट. बस कहां लिखा है? जबरदस्ती बोलते रहते हो. अच्छा सुनो ध्यान से, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन. नाउ एक्चुअली यू आर थिंकिंग लाइक गॉस, यू नो, जैसे गॉस ने सोचना शुरू किया था ना, वो एग्जैक्ट फ्लो मैंने आपको लाके दिया है. ओके, नो प्रॉब्लम अनुष्का, यू शुड ओपन योर माइंड, है ना. सोचने से ही तो समझ में आता है, डोंट वरी. एक्चुअली इफ यू सी द एक्चुअल थीसिस दैट ही हैज रिटन, है ना, तो यही उसका प्रोसेस था जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ. सेम फ्लो वाज देयर. देन गॉस स्टार्टेड थिंकिंग. अब देखो हम किस तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे गॉस लॉ की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, अब देखना, गॉस स्टार्टेड थिंकिंग देन कि ओके, लेट्स से आई हैव अ स्फीयर नाउ. ठीक है, इफ आई कीप a point charge outside the sphere. ठीक है, he is keeping a point charge outside the sphere. Think about it everyone, that how will be the electric field line from a point charge which is positive. Let's say electric field lines will be like this. ये देखो ऐसे होंगे electric field lines, सारी डायरेक्शन में निकल जाएंगे, है ना. this direction, this direction, this direction, this direction. Now it will be everywhere, है ना. ये इधर भी होगा, सब तरफ होगा. But I'm not interested in all other electric fields. I'm interested in electric fields which are towards the sphere. तो मैं सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड हूँ. ये सब मैं हटा रहा हूँ अभी, है ना. So I'm going to remove this one. I'm not interested in this, not interested in this, not in this. Now everyone, can I say कि number of lines going into the sphere is equal to number of lines coming out from the sphere? बोलो ना मुनो, ऐसा है क्या? Number of lines coming into the sphere is equal to number of lines going out to the sphere. फ्लक्स कितना होगा? नेट 0 होगा. और बाद में गॉस अंकल ने यही समझाया था कि there will be no flux through a sphere or any closed body unless and until charge is kept inside the body. जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्कूल में सीखा है, आपको सिखाया गया होगा कि गॉस लॉ में जब आप फ्लक्स निकालते हैं तो आप लिखते हैं Q enclosed upon epsilon naught, जहां पे चार्ज बॉडी के अंदर होना चाहिए. Any charge which is outside the body is not going to contribute in flux, because when the electric field lines come from that charge, electric field lines come in and also they go out. समझ आ रहा है? हमें मैग्नेटिक फील्ड में गॉस अंकल बताया था मैम ने.
हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले गॉस लॉ आता है, मैग्नेटिक फील्ड में तो सिर्फ उससे रिलेट करते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? सो यहाँ पे यू कैन से द नेट फ्लक्स विल बी 0। ओके, चलिए, गॉस चाचा, अंकल इज न्यूटन। अरे अंकल, आई जस्ट यूज सार्कास्टिकली, है ना, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। Sir, does electric field different for conducting and non-conducting spheres? Sir, how will it be affected? Sorry for this doubt. No. Hollow conducting, solid conducting, hollow non-conducting. They have exactly the same formula of electric field. Solid non-conducting has a different one. And Vijayashree, I think you have watched the session yesterday. Hollow conducting, solid conducting, hollow non-conducting. Same case है. Solid non-conducting is a different case. Okay. चलिए एवरीवन, तो आई होप मैं आपको आज गॉस लॉ का, सॉरी, फ्लक्स का थोड़ा फील दे पाया हूं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक विल बी गॉस लॉ विच वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, और पक्की गारंटी है कि आपको मजा आ जाएगा उसमें, है ना। यू विल एंजॉय द गॉस लॉ अ लॉट। इट्स अ सिंपल थ्योरम आफ्टर दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव ऑलरेडी। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन। क्या लिखा है इसने? ख्वाहिशों का कैदी हूं, मुझे हकीकत सजा देती है। कल की ख्वाहिशों का कैदी हूं, मुझे हकीकत सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती है। अरे भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये क्वेश्चन भी हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। ओके एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सी यू टुमारो, मतलब नॉट टुमारो बट नेक्स्ट वीक। ओके, practice the questions from electric field. Electric field is completed now. You can do any question on electric field. तो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे एक एक करके चुन चुन के मार देना सबको, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, मिलते हैं, ठीक है, बाय। लीडर बोर्ड देखना, ये लो भैया आपका लीडर बोर्ड। सो सिद्धार्थ इज ऑन द टॉप, ऑस्लिन, फलक, विकास, तरिणी, शोभित, सुम्बुल, सुहासिनी, सुस्मी, साई तरुणी, सितेश, सरस्वती, विजयश्री, शरण्या एंड भवनूर। बहुत अच्छे, डूइंग वेल एवरीवन। See you all in the next class. Sir, are you in Delhi? Thank you, sir. Bye bye. नहीं, मैं बैंगलोर में हूँ. I'm in Bangalore only. Yeah. Bye everyone.